हमने क्या देखे थे, त्रुटियों का संयोजन देख चुके हैं 4 प्रकार से। पहला था हमारा त्रुटियों का योग, दूसरा था त्रुटियों का व्यवकलन, और तीसरा था त्रुटियों का गुणनफल, चौथा था त्रुटियों का भागफल, और पांचवा है हमारा घातांकों के रूप में त्रुटि। क्लियर? तो घातांकों के रूप में जो त्रुटि है वो देखते हैं हम। घातांकों के रूप में मतलब कि अगर कोई भी भौतिक राशि, अगर हमारी कोई भी भौतिक राशि अगर घातों के रूप में है तो उसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। क्लियर? तो इसमें भी उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। माना कि ए व बी क्या है, कोई भी दो, माना ए व बी कोई भी दो भौतिक राशि है जहां n जो है वो a की घात है और n जो है वो b की घात है। ये जहां x क्या है am अपॉन bn के बराबर, ये हमारा समीकरण ए। x को हमने किसके बराबर ले लिया, am अपॉन bn। अब देखो बहुत से बच्चे आप सोच रहे होंगे कि इसको am इंटू bn भी ले सकते थे, इसलिए ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम रेशियो में लेते हैं, भाग के रूप में लेते हैं, तो जब ये bn ऊपर जाएगा तो गुणनफल ही होगा, तो इसलिए गुणनफल तो आ ही रहा है साथ में, तो इसलिए हमने कैसी राशि ली है, भागफल वाली राशि ली है, जिसका कि हम ऊपर लेके जाए तो सीधा क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। तो इट मीन्स दोनों चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, गुणनफल तो हो ही रहा है, साथ में भागफल भी इसमें क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। जब ये ऊपर bn ऊपर जाएगा तो b की पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया हमारी समीकरण एक। अब देखो बच्चों, इस प्रकार की जो समीकरणें होती है जो घात के रूप में होती हैं उनको डायरेक्ट हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पावर में है तो पावर के ऊपर आप डायरेक्ट भी कोई संक्रिया नहीं कर सकते। तो संक्रिया करने के लिए हमें सबसे पहले इसको पावर के रूप में जो इक्वेशन है उसको हटाना पड़ेगा कि पावर के रूप में ना रहे। तो हमेशा जब भी आप मैथ्स में आप पढ़ोगे सारी चीजें कि पावर फॉर्म में इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कैसे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको दोनों तरफ लॉग लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लॉग लिया जाता है। तो दोनों तरफ क्या लेंगे हम, इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर log x is equals to log of am अपॉन bn। देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, आप ये सारी चीजें मैथ में पढ़ोगे और इसमें भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग में जब कोई भी दो राशि जैसे a और b, दो भौतिक राशियों के गुणनफल का अगर हम लॉग लेते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b। देखो बच्चों इसे प्लस क्यों लिया, यहाँ पे a की पावर क्या है, कुछ नहीं होते तो हम 1 मान सकते हैं, b की पावर भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो जब इसे हम log के रूप में लिखते हैं तो पावर जो है वो आगे आ जाती है, log से क्या हो जाती है, वो गुणा हो जाती है पावर, तो 1 से गुणा हुआ log a। क्लियर? और इंटू b प्लस 1 इंटू log b। क्लियर? यहाँ पे पावर क्या थी, +1 थी, तो इसलिए 1 इंटू log a प्लस 1 इंटू log b, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? अब अगर यही इक्वेशन आपकी किस में होती, a और b का हम क्या लेते हैं, भागफल लेते हैं, तो अब देखो बच्चों कैसे लिखते हैं हम, 1 की घात, यहाँ पे a की घात कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू log a। अब जब ये b ऊपर गया तो b ऊपर गया तो इसकी घात क्या हो गई, -1, b जब ऊपर गया तो इसकी घात क्या हो गई, -1। तो अब इस log के आगे क्या हो जाता है, उसकी घात उससे क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जो जब भी हम log लेते हैं, log इसलिए लिया जाता है कि जिस भी भौतिक राशि का आप लॉग ले रहे हो उसकी चाहे कितनी पावर हो, वो पावर उसका लॉग लेने पर उससे क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है सीधा। ठीक है, तो ये इसकी पावर यहाँ पे क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू log b। क्लियर? तो इसे अब जब लिखा जाएगा log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे फॉर्मूले से आपको ध्यान रखने हैं। log a इंटू b होता है, तो आगे बात समझ में, इसे log a प्लस log b क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि a की यहाँ पावर क्या है, 1, b की पावर क्या है, 1, और जब भी log लेते हैं तो जो भी भौतिक राशि की पावर होती है, घात होती है, उस log से क्या आ जाती है, पहले उसे लिखकर उसे पूरे को गुणा कर देते हैं। तो पहले घात क्या है, 1, तो 1 इंटू log a प्लस 1 इंटू log b। अगर ये गुणा भागफल के रूप में लिखा है a अपॉन b है हमारे पास,
तो ए अपॉन बी लॉग ए, बी जब ऊपर गया तो इसकी पावर क्या होगी -1, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 इंटू लॉग ए -1 इंटू लॉग बी। ये सीधा हमारे पास सूत्र क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है बच्चों? तो वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। अब ये पावर क्या है m, तो m क्या हो जाएगा, आ गया m इंटू लॉग ए माइनस, अब b की पावर n ऊपर गया तो b की पावर क्या हो गई -n, तो इसकी जो घात है वो इससे क्या हो गई गुणा हो गई -n गुणा लॉग b। क्लियर है बच्चों? वही सेम सूत्र हमने यहाँ लगा दिया। ओके, लॉग x ये आ गया हमारे पास मान। अब देखो इसको हम सीधा तो हल नहीं कर सकते, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे हम, अवकलन। ये भी आप आगे पढ़ोगे। अवकलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी राशि में किसी भी दूसरी राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इस पूरी राशि का x के सापेक्ष देखते हैं तो इसको x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका x के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष। हम क्या देख रहे हैं कि x में कितना परिवर्तन हुआ, a में कितना परिवर्तन हुआ, b में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम किसके रूप में देख रहे हैं, अवकलित करके देख रहे हैं। क्लियर? बड़ी चीज को हम छोटे रूप में देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवकलन। और अवकलन का उल्टा होता है हमारे पास समाकलन। समाकलन क्या होता है कि छोटे रूप को, छोटी चीज को बड़े रूप में देखने के लिए। क्लियर? तो ये सारे सूत्र हैं किसी भी राशि का d अपॉन डी एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, उसका अवकलन कर रहे हैं। अंतर को आप पढ़ चुके बच्चों, किस रूप में देखा जाता है, dx के रूप में देखा जाता है, तो उसका अवकलन करें। सारी मैथ में आप चीजें पढ़ोगे तो वहाँ क्लियर, मैथ में सारी चीजें क्या हो जाती है, मैथ वाले बच्चों को तो क्लियर हो जाती है। अब जो बायो वाले बच्चे उनको यहीं पे अपना धीरे धीरे क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। इसी तरह से जो सूत्र होते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये कुछ सूत्र है। अब यहाँ पे log x का लेंगे, अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो क्या होगा इसका log x का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो x में तो इतना परिवर्तन और x का हमने अवकलन करा तो इतना आ रहा है, इंटू कितना परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष किया हमने, dx के सापेक्ष, इंटू dx। m log a, m तो कांस्टेंट है वो भारी रहेगा, इसका नहीं होगा, 1 अपॉन a इंटू dA। a में कितना परिवर्तन हुआ, dA माइनस n 1 अपॉन b इंटू dB। क्लियर है बच्चों? अब ये dx, dA, dB किसको व्यक्त कर रहा है, अंतर को व्यक्त कर रहा है। और अंतर को आप पढ़ चुके हो कि अंतर को या किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, परम त्रुटि के द्वारा। और परम त्रुटि को आप किस रूप में व्यक्त करते हैं, डेल्टा x के द्वारा। तो ये भी किसको व्यक्त कर रहा है, अंतर को व्यक्त कर रहा है, या छोटा सा सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। तो इनको हम परम त्रुटियों के रूप में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। dx को तो हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा x, dA को लिख लेते हैं, dA को लिख लेते हैं डेल्टा a, और dB को क्या लिख लेते हैं, डेल्टा b। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि dx, dB और dB किसको व्यक्त कर रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। और जो परिवर्तन है, क्योंकि हमें इक्वेशन त्रुटियों के रूप में निकालनी है, तो त्रुटि रूप में निकालने के लिए हमने dx को डेल्टा x ले लिया, dA को डेल्टा a और dB को क्या ले लिया, डेल्टा b ले लिया। क्लियर? अब इसे त्रुटि रूप में लिखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस लगा देना बराबर m प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस n प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर बच्चों? यहां तक आ गया हमारा। अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई। अब देखो आपको समीकरण देखने से पता चल रहा है कि किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं, हमें आपेक्षिक त्रुटि के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। मान किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि के रूप में प्राप्त हो रहे हैं
और आपेक्षिक त्रुटि किसको व्यक्त करती है, तुलना को व्यक्त करती है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस एम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ऐसे इसके भी हम क्या देखेंगे, हमारे पास 4 संभावित मान प्राप्त होंगे। अब लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर है। पहला देखो संभावित मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक बार तो ये प्लस होगा, एक बार ये प्लस, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस और एक बार दोनों माइनस। तो ऐसे करके कितने संभावित मान प्राप्त होंगे, हमें 4 संभावित मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से होंगे लिखने की जरूरत है क्या, देखो पहला संभावित मान क्या मिलेगा हमें, m डेल्टा a अपॉन ए माइनस दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं डेल्टा b अपॉन बी। दूसरा संभावित मान मिला हमें m डेल्टा a अपॉन ए माइनस n डेल्टा b अपॉन बी। दूसरा मान प्राप्त हुआ माइनस m डेल्टा a अपॉन ए और प्लस n डेल्टा b अपॉन बी। और चौथा दोनों ही क्या है नेगेटिव, माइनस m डेल्टा a अपॉन ए माइनस n डेल्टा b अपॉन बी। तो ये हमारे पास 4 संभावित मान प्राप्त होंगे। इससे हम कह सकते हैं कि डेल्टा x अपॉन एक्स किसके बराबर प्राप्त होता है, प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन ए प्लस n डेल्टा b अपॉन b के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात घातांकों के रूप में जो अगर त्रुटि है तो उसको भी हम आपेक्षिक त्रुटि के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले हमने गुणनफल और भागफल में देखा था, हमारे पास मान क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बस यहाँ पे बस इतना सा फर्क है कि इनकी जो भी घात है वो इनसे क्या हो जाती है, गुणा हो रही है। तो अगर हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, शब्दों के रूप में लिखना है, तो शब्दों में हम किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, कि किन्हीं घातांकों के रूप में किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का गुणनफल, किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के भागफल की अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि किसके बराबर है, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के घातों के साथ गुणनफल के योग के बराबर प्राप्त होती है। दोनों भौतिक राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों के साथ आपेक्षिक त्रुटियों व उनकी घातों के साथ गुणनफल के योग के बराबर प्राप्त होती है। तो ये हमारा घातांकों के रूप में त्रुटि। अगर कोई भी हमारे पास, और यही वाला सबसे ज्यादा यूज होगा आपका न्यूमेरिकल में, घातों के रूप में कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम जो भी अगर उसे त्रुटि रूप में लिख रहे तो जितनी भी उसकी पावर है वो उसको पहले उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्लियर। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स योग के, किसके, व्यवकलन के, भागफल के। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखो बच्चों, जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं आपके, वो हम किस प्रकार से देखेंगे। कि न्यूमेरिकल योग के, गुणनफल के, और योग में आपको बता रखा है कि योग में हमेशा, योग हो या व्यवकलन हो, त्रुटि हमेशा क्या होती है आपकी, जुड़ती है। त्रुटियां हमेशा क्या होती है आपकी, जुड़ती है। क्लियर। और गुणनफल हो या भागफल हो, उसमें आपेक्षिक त्रुटियां क्या होती हैं आपकी, जुड़ती हैं। क्लियर। उसमें आपेक्षिक त्रुटियां क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, पहला है हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो
धारिताओं का मापित मान 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड व 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड है। दो समांतर धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर धारिता क्या करनी है, हमने ज्ञात करनी है तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए तथा साथ में क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि देख प्रयोग में दो धारिताओं का मापित मान दे रखा है 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड और एक का 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो एक को तो C1 ले लेते हैं। ठीक है, धारिता को किससे व्यक्त किया जाता है, C से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो एक को तो क्या ले लेते हैं, हम C1 ले लेते हैं। और देखो एक में अब एक को तो हम C1 ले लेते हैं धारिता को, क्योंकि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, C से व्यक्त किया जाता है। तो C1 हमने ले लिया 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैराड और एक को हमने C2 ले लिया 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक को C1 मान लिया, एक को C2 मान लिया। ठीक है, तो जब भी हम दो समांतर धारिताओं के लिए निकालते हैं तो धारिताओं मतलब दोनों धारिता कैसी लगी हुई है, समांतर। एक यहाँ लगी तो एक यहाँ लगी हुई है, समांतर क्रम में लगी है। तो समांतर क्रम में लगी होती तो उनका जब हम क्या लेते हैं, समांतर धारिता निकालते हैं तो उनको क्या किया जाता है, योग किया जाता है अगर समांतर में लगी है तो। और अगर कैसी लगी है, क्रम में लगी होती है, श्रेणी क्रम में लगी होती है, तो उन दोनों धारिताओं को क्या लिया जाता है, व्युत्क्रम का योग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो समांतर बोले तो माना कि समांतर धारिता क्या है, C1। तो एक तो निकालना होगी समांतर धारिता C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी संक्रिया हो रही है, त्रुटियों का क्या हो रहा है, योग होगा। क्लियर, त्रुटियों का योग होगा तो लिख लो 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस 2.4 प्लस माइनस 0.2। अब ये तो क्या इनके वास्तविक मान है, तो वास्तविक मान को वास्तविक मान से जोड़ दो। और बच्चों तो इसमें वास्तविक मान को वास्तविक मान से जोड़ेंगे और त्रुटि को त्रुटि से। और पढ़ चुके हैं कि त्रुटियों का क्या होता है, योग होता है। तो वास्तविक मान को वास्तविक मान से जोड़ा तो कितना हो गया, 1.3 प्लस 2.4 कितना हो गया, 3.7 प्लस माइनस त्रुटि को त्रुटि से क्या कर दो, जोड़ दो तो कितना आ गया 0.3। तो ये क्या हमारा समांतर धारिता, जो कि जिसका कि मान हमारा त्रुटि युक्त है। त्रुटि युक्त हमने मान निकाला कि ये तो मान है ही, तथा साथ साथ इसमें इतनी त्रुटि कम भी हो सकती है और इतनी त्रुटि ज्यादा भी हो सकती है 0.3। ठीक है, दूसरे हमारा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के लिए देखो बच्चों सूत्र आपको बता रखा है। प्रतिशत त्रुटि के लिए सूत्र क्या होगा हमारा, पढ़ रखा है आपने, त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100। अब इसमें देखो ये हो गया हमारा वास्तविक मान, ये हो गया हमारी त्रुटि। तो सीधा इसकी वास्तविक मान में से त्रुटि कितनी मिल रही है हमें, 0.3 मिल रही है। वास्तविक मान कितना है हमारा 3.7, त्रुटि कितनी है 0.3। इसका हल कर लो, इसे क्या आ गया हमारे पास मान, क्या आ जाएगा मान,
0.08 और इंटू 100% करेंगे तो क्या आ जाएगा 8% क्या इसमें त्रुटि है। क्लियर। तो इस तरह से सीधा सा हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन है हमारा कि इतनी समांतर धारिता आ रही है और इतनी प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो रही है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। अब अगर यही सेम अगर आपको राशि दे रखी है और इसका हमें क्या बोलते हैं कि इसमें से इसको आपको क्या करना है, घटाना है, इसका व्यवकलन करना है। अब क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि इस राशि में से इसको क्या करना है, घटाना है। 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइनस 1.3 प्लस माइनस 0.1 ये दे दिया सीधा आपको करने के लिए। तो आप कैसे करोगे, वास्तविक मान में से वास्तविक मान को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। वास्तविक मान में से वास्तविक मान को घटाए तो हमारे पास क्या आ गया 1.1। अब प्लस माइनस, अब बच्चे यही गलती करते हैं कि इसकी जो त्रुटियां हैं उनको भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उनका भी व्यवकलन कर देते हैं। और ये आप पढ़ चुके हो कि त्रुटियों का हमेशा क्या होता है, योग होता है। बस यही गलती हो जाती है बच्चों से। और ये हमेशा प्लस वाला तो बहुत कम आता है क्वेश्चन, हमेशा व्यवकलन वाला ही दिया जाता है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में वास्तविक मान को भी घटा देते हैं और उसकी त्रुटियों को भी क्या कर देते हैं, घटा के लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, तो त्रुटियों को जब हमने क्या करा, जोड़ने के बजाय इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सीधा हमारे पास क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, 1.1 प्लस माइनस 0.3 आएगा। क्लियर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से प्लस और माइनस के दोनों तरह से क्वेश्चन बता दिए आपको। ठीक है, इसके बाद है हमारा, देखो अब हम देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण के संवेग का मापन, एक कण के संवेग का मापन के संवेग, कण के संवेग के मापन में त्रुटि प्लस माइनस 100% है तो गतिज ऊर्जा, के मापन, ऊर्जा के मापन में क्या त्रुटि होगी। तो गतिज ऊर्जा के मापन में क्या त्रुटि होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक कण के संवेग के मापन में त्रुटि हमें दे रखी है प्लस माइनस 100% है, तो गतिज ऊर्जा के मापन में क्या त्रुटि होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें देखना है कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है, गतिज ऊर्जा के लिए क्या सूत्र होता है, पढ़ के आ चुका। क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र बच्चों, K बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, K बराबर हाफ mv², ये होता है सूत्र। अब यहाँ पे m तो क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। अब यहाँ पे संवेग के रूप में तो आपके पास सूत्र है नहीं, तो सब हमेशा बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा उसमें सूत्र और फिर आपको उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जरूरी थोड़ी आपको बने बनाए सूत्र में ही सीधा आपको वैल्यू पुट करने के लिए देंगे। अब आप बड़े हो रहे, बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तो आपको कभी कभी आपको खुद ही सूत्र बनाने हैं और उनमें फिर वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो आपको खुद अब सूत्र बनाना है। अब संवेग का आपको सूत्र पता है क्या होता है, पढ़ के आ चुके हो। P बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक है, तो यहाँ mv की जगह हमने क्या रख दिया, P। तो K बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, एक mv की जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया, इंटू v। ठीक है, तो अभी भी इक्वेशन पूरी तरह से P के फॉर्म में नहीं, v आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए देखो बच्चों कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को m से क्या कर दें, ऊपर नीचे गुणा कर दें। अगर इस इक्वेशन को हम m से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे m² v² और नीचे m। ठीक है, अब m² v² को तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा t² अपॉन 2m।
क्लियर? क्योंकि m द्रव्यमान क्या है, नियत रहता है लगभग, तो सीधा हम क्या कह सकते हैं कि k जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? और जो नियत होते हैं, अब m क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा परिवर्तन। तो केवल परिवर्तन हमें किसमें देखना है, संवेग में देखना है और गतिज ऊर्जा में देखना है। तो अब हमने सूत्र बना लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो बच्चों। अब हमने सूत्र बना लिया, अब इस सूत्र को हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। इस सूत्र को हम किसके रूप में लिखना है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखना है। अब यहाँ ना ही तो योग हो रहा है, ना ही व्यवकलन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे p स्क्वायर है, p स्क्वायर मतलब p इंटू पी, गुणनफल हो रहा है। तो पहली बात इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिख लेते हैं हम। क्लियर? तो k में आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, कैसे लिखते हैं हम, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा k अपॉन a इंटू 100। ये क्या होगा, इसकी प्रतिशत त्रुटि, ये तो हमें निकालनी, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो डेल्टा k क्या होगी, गतिज ऊर्जा में त्रुटि बटे वास्तविक त्रुटि इंटू 100 बराबर, अब 2m लिखने की जरूरत नहीं है, 2 भी क्या है यहाँ पे, 2 क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। केवल यहाँ पे जब भी हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में कोई मान निकाल रहे हैं, अब त्रुटि के रूप में मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं, तो वही मान लिखने जिनमें की क्या होता हो, परिवर्तन हो रहा हो, और जिसमें परिवर्तन हो रहा उसी में ही त्रुटि आएगी। तो यहाँ पे 2m को हम कंसिडर नहीं करें, क्योंकि m तो कांस्टेंट है और 2 क्या संख्यात्मक मान। फॉर्मूलेज में आपके जो भी संख्यात्मक मान होंगे उनको जो आप त्रुटि रूप में लिखेंगे तो उन्हें कंसिडर नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और बच्चे यही ध्यान में रखते हैं, ये 2 लिख देते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर आता है उसे 2 से भाग दे देंगे। संख्यात्मक मान नहीं लिखना, और जो चीजें या जो मान क्या है कांस्टेंट है वो भी हमें यूज में नहीं लेने, उनको भी हमें नहीं लिखना है। क्लियर? बचा क्या, पी स्क्वायर। अब दूसरी बात, पी स्क्वायर के घातांकों के रूप में मान है। अब घातांकों के रूप में जो हम त्रुटि लिखते हैं तो उसका जो भी घात होती है वो उससे क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्लियर है बच्चों? इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 बराबर 2 इंटू पी स्क्वायर है, यहाँ पे इसकी घात क्या थी, 2 थी। घात हमेशा त्रुटि से क्या हो जाती है, अपेक्षित त्रुटि से जुड़ जाती है। तो 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। क्लियर? अब अगर हमारे पास देखो इक्वेशन कोई ऐसी होती कि x बराबर a स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर। अब इसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखना है आपको, प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखना है, ये x में त्रुटि ज्ञात करनी। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर a स्क्वायर है, इसकी घात क्या है 2, तो इससे गुणा हो जाती, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणनफल है, तो प्लस 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने केवल हमारे पास एक ही चर्चा की, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे जो देखो ये पूरा प्लस माइनस 100%, ये किसका मान दे रखा है, हमें इसका मान दे रखा है कि संवेग में कितनी त्रुटि है, और वो सीधा परसेंटेज के फॉर्म में दे रखी है। तो पूरा ये हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि तो निकालते हैं, हमें सीधा की सीधा क्या दे रखी है, प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। तो इसकी जगह सीधा हमने क्या लिख दिया, मान 100%। तो हमारे पास कितनी आ गई त्रुटि, 200%। मीन्स कि डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 मीन्स कि गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत त्रुटि है, 200% त्रुटि प्राप्त होती है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कोई भी फॉर्मूला होगा उसका आपको वैल्यूज दे रखी होंगी किसी भी एक चर की, और आपको दूसरे की क्या निकालना होगी, प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद देखो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान एवं चाल के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2% व 3% हैं।
द्रव्यमान एवं चाल, द्रव्यमान एवं चाल को मापन एवं चाल के मापन के द्वारा गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि कितनी है, अधिकतम त्रुटि कितनी है। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको कि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में त्रुटियां दे रखी है आपको क्रमशः 2% व 3%। द्रव्यमान एवं चाल के मापन के द्वारा गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, तो अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, सीधा सूत्र आपको पता है गतिज ऊर्जा का, K बराबर हाफ mv²। अब आपको m और v दे रखा है, सबसे पहले तो इसे प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख लेंगे। क्लियर, कैसे लिखेंगे, डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 बराबर, संख्यात्मक मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे द्रव्यमान में भी त्रुटि दे रखी है, तो द्रव्यमान को भी यूज में लेंगे, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस v² है तो इसकी घात इससे क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ठीक है, तो गतिज और प्रतिशत त्रुटि सीधा ये पूरा का पूरा मान हमें कितना दे रखा है, 2%, पूरा का पूरा मान कितना दे रखा है, 3%, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है, 8%। अर्थात गतिज ऊर्जा में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी, 8% होगी। क्लियर, ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगी, होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली ऐप पे पूछ सकते हैं आप, या मैसेज कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।